बीए तृतीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हार्दिक राजकीय महाविद्यालय रायपुर के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो हम पिछली कक्षा में फिरोज़ तुगलक के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम फिरोज़ तुगलक के कुछ अन्य बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, उनकी उपलब्धियों का अध्ययन करेंगे। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि उनकी कुछ सैनिक सफलताएं, कुछ सैनिक असफलताएं, साथ ही साथ उनके राजस्व व्यवस्था में जो सुधार किए हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे फिरोज़ तुगलक की अन्य उपलब्धियों के। फिरोज़ तुगलक जो वह शासक था ना भाई, सैनिक रूप से हालांकि इतना सफल नहीं हुआ, परंतु कला के क्षेत्र में है, स्थापत्य के क्षेत्र में है और जनहितैषी कार्य है, राजस्व सुधार है, इन क्षेत्रों में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। तो इसी संदर्भ में उन्होंने इसी संदर्भ में उन्होंने नगरों की स्थापना की, कुछ महत्वपूर्ण नगरों की स्थापना की। क्योंकि मैंने बताया था सार्वजनिक निर्माण कार्य में उनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी, जन कल्याण में उनकी रुचि थी। तो इसी के चलते उन्होंने कुछ नगरों की स्थापना की। तो देखते हैं उन्होंने कौन कौन से नगरों का निर्माण कराया। नगर एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के अंतर्गत सुल्तान ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की। 300 नए नगर उन्होंने बसाए हुए, ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उनमें से हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर पंजाब में आदि प्रमुख नगर है। तो ये प्रमुख नगर हैं जो उनके द्वारा बसाए गए हैं। ये ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई हिसार की स्थापना किसने की, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, इनको किसके द्वारा बसाया गया। तो ये क्वेश्चन बनता, छोटा क्वेश्चन कंपटीशन में। इन नगरों में यमुना नदी है ना भाई, उसके किनारे बसाया गया। फिरोजाबाद सुल्तान को सर्वाधिक प्रिय था। जो यमुना नदी के किनारे एक नगर बसाया फिरोजाबाद, ये इनको सबसे प्रिय था। जौनपुर नगर की नींव फिरोज ने अपने चचेरे भाई फखरुद्दीन जोना की स्मृति में कराई थी। इनका एक भाई था फखरुद्दीन जोना, उनकी याद में उन्होंने जौनपुर की स्थापना कराई। उनके शासनकाल में खिजराबाद एवं मेरठ में से अशोक के 2 स्तंभ थे ना, उनको स्तंभों को भंगाया गया, दिल्ली में लाया गया। अपने जन कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत उन्होंने एक रोजगार दफ्तर का निर्माण कराया। एक रोजगार दफ्तर बनाया जहाँ पे कोई बेरोजगार व्यक्ति है जाके रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता था। इसके अलावा मुस्लिम अनाथ जो स्त्रियां हैं, विधवाएं हैं, उनकी जो लड़कियां हैं, उनकी लड़कियों के विवाह के लिए एक नया विभाग बनाया, दीवान खैरात। कौन सा विभाग बनाया? दीवान खैरात या दान विभाग भी कह सकते हैं। इसमें ऐसी जो महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, उनके जो बच्चे हैं, अनाथ स्त्रियां हैं, उनकी लड़कियां हैं, उनकी लड़कियों के विवाह हेतु सहायता दी जाती है। साथ ही साथ दारुल सफा नामक एक नया विभाग बनाया और इसका काम क्या था? अस्पतालों का निर्माण करवाना और वहाँ पे फ्री में निःशुल्क दवाएं उपलब्ध करवाना। तो ये महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी कार्य थे जो फिरोज तुगलक के द्वारा कराए गए। नगरों का निर्माण उन्होंने कराया, है ना। कुछ प्रमुख नगरों का निर्माण, नए विभाग बनाए, रोजगार दफ्तर, दीवान खैरात, दीवान सफ़ा या दारुल सफ़ा, इनका निर्माण भी, इनका गठन भी किसके द्वारा किया गया? फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया। इसके अलावा फिरोज तुगलक की जो नीतियाँ थी और वो नीतियों के क्या परिणाम हुए, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिरोज तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या लगभग, दास पालने का बड़ा शौक था साहब फिरोज तुगलक को, और उनके लगभग 1,80,000 दास उनके पास थे। और उनकी देखभाल के लिए दीवान बंदगा, दासों के लिए अलग डिपार्टमेंट बना दिया इसने, दीवान बंदगा। 1,80,000 दास इनके पास थे और उनकी व्यवस्था करने के लिए दीवान बंदगा नामक विभाग की स्थापना इन्होंने कराई। कुछ दास प्रांतों में भेजे गए तथा शेष को केंद्र में रखा गया, अपनी राजधानी में रखता था, कुछ को तो प्रांतों में भेजा था। दासों को नगद वेतन और भूखंड दिए जाते, जो भी दास थे ना भाई, उनको नगद वेतन दिया जाता था या कुछ को भूखंड भी दिए जाते थे। दासकारों को किस काम में लगाया जाता? कोई दस्तकारी या कलाकारी थी, सैन्य व्यवस्था थी, सैनिकों के रूप में भी इनको नौकरियां दी जाती थी। सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने सैनिकों को पुनः जागीर के रूप में वेतन देना प्रारंभ कर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी, क्योंकि आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन देने की शुरुआत की थी। वो एक सेना में महत्वपूर्ण सुधार था, परंतु फिरोज ने क्या किया?
फिर से पुनः सैनिकों को वेतन नगद न देके जागीर के रूप में देना शुरू कर दिया, जो एक राज्य के लिए घातक नीति रही भाई। हालांकि ये दास थे, दास भी इनके ये दास व्यवस्था थी ना भाई, हालांकि ये दास उनके जीवन काल में तो इनका सहयोग इनको किया गया, परंतु बाद में यही दास है ना राज्य के लिए समस्या बन गए। दूसरे महत्वपूर्ण सैनिकों को जो जागीर के रूप में वेतन दिया जाने लगा, उससे भी बाद में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई और दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हुई। उसने सैन्य व्यवस्था को, जिस सेना है सेना में भर्ती है उनको सैन्य पद थे उनको वंशानुगत बना दिया कि भाई आज किसी सैनिक सेना में कोई पदाधिकारी था तो उसकी मृत्यु के बाद उसी पद पे उन्हीं के पुत्र को लगा दिया जाता था। इससे क्या होता था कि जो योग्य व्यक्ति थे वो सेना में नहीं आ पाए और सेना वंशानुगत बन गई, चाहे योग्य हो चाहे अयोग्य हो। इससे सेना की जो क्वालिटी थी वो खराब हो गई, सेना की गुणवत्ता पे असर पड़ा, सेना कमज़ोर हो गई। खम्स का एक 4/5 फिर से सैनिकों को देने का आदेश थे। पहले क्या था, कुरान में यही लिखा गया भाई 1/5 राजा का होगा और 4/5 भाग किसका होगा, सैनिकों का। परंतु अलाउद्दीन ने इसको आपको पता चेंज कर दिया था, 4/5 भाग मतलब 80% कौन लेने लग गया था, सुल्तान, और 20% सैनिकों में बांटा जाने लग गया था। तो फिर फिरोज ने वापस से चेंज कर दिया कि सुल्तान केवल 20% लेगा और 80% सैनिकों में बांटा जाएगा। कुछ समय बाद उसका भयानक परिणाम सामने आया। जो ये नीतियाँ थी ना भाई फिरोज की, ये नीतियाँ हालांकि सैनिकों के हित में थी परंतु राज्य के हित में नहीं थी और राज्य पे इसका गलत प्रभाव पड़ा। फिरोज तुगलक को कुछ इतिहासकार धर्मांध और असहिष्णु शासक मानते हैं, क्योंकि धर्मांध उसको कट्टर जो था भाई कि धर्म के अनुसार उसने अपना राज्य बिल्कुल धर्म के अनुसार चलाने का प्रयास किया, जबकि राजनीतिक और धार्मिक जो चीज़ें हैं वो अलग अलग रहनी चाहिए। जैसे अलाउद्दीन खिलजी था ना, उसने धर्म को राज्य से बिल्कुल अलग रखा, परंतु फिरोज ने अपना जो पूरा शासन था वो केवल धर्म के अनुसार ही चलाना उन्होंने शुरू कर दिया। इसी कारण उन्होंने कुछ जो गैर मुस्लिम लोग हैं या गैर इस्लामिक जो लोग हैं उनके ऊपर बहुत सारे कुछ अत्याचार उन्होंने कर दिए थे, इसलिए उनको असहिष्णु शासक के रूप में माना जाता है। संभवतः दिल्ली का सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने इस्लामिक नियमों के कड़ाई से पालन कराया और उलेमा वर्ग को प्रशासनिक कार्यों में महत्व दिया। उलेमा वर्ग मतलब मुस्लिम जो पुजारी वर्ग था उनको राज्य में महत्वपूर्ण स्थान उन्होंने दिया। न्याय व्यवस्था पर पूर्ण धर्मगुरुओं का प्रभाव स्थापित हो गया। मुक्ति कानूनों की व्याख्या करते थे। मुसलमान अपराधियों को मृत्युदंड देना बंद कर दिया। फिरोज कट्टर सुन्नी मुसलमान था, उसने हिंदू जनता को जिम्मी कहा और हिंदू ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया। हिंदुओं पर जजिया कर तो लगता था, परंतु पहले के जो शासक थे ना भाई उन्होंने कभी ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर नहीं लगाया, परंतु फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगा दिया। डॉक्टर R.C. मजूमदार ने कहा कि फिरोज इस युग का सबसे धर्मांध शासक था। इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी स्थान था। दिल्ली सल्तनत में प्रथम बार फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाया। ये ध्यान रखना, छोटा क्वेश्चन बनता भाई, दिल्ली सल्तनत में पहली बार ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर किसने लगाया था, तो फिरोज तुगलक ने। शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में सुल्तान फिरोज ने अनेक मकबरों एवं मदरसों का निर्माण कराया है। मकबरे तो क्या चीज़ होती है, मकबरे होते हैं ना भाई। मकबरे क्या होते हैं, कोई मर जाता तो उसकी समाधि के ऊपर जो भवन बनता है उसको मकबरा कहता है। और जो मदरसा क्या है, शिक्षा का केंद्र होता था, स्कूल होते थे। क्या यहाँ मकबरा नहीं भाई, शिक्षा के प्रसार के लिए मकबरों का निर्माण नहीं होता है, गलत लिखा हुआ है। मकतब होता है, मकतब और मदरसे, मकतब और मदरसा। मकतब होता है ये थोड़े छोटे जो स्कूल होते हैं उनको मकतब कहा जाता है। जो बड़ा स्कूल होता है उसको क्या कहते हैं, मदरसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मदरसा। उसने जियाउद्दीन बरनी एवं शम्स सिराज अफीफ को अपना संरक्षक, फिरोज को अपना संरक्षक, जियाउद्दीन बरनी और शम्स सिराज अफीफ को वह संरक्षण प्रदान किया और उन्होंने रचना लिखी। और दोनों ने कौन सी लिखी,
दोनों ने लिखी भाई, जो इनकी रचना है ना वो इसके द्वारा लिखी गई। ज़ियारुद्दीन बारनी और शम्स ए सिराज अफीफ, ये दो इनके दरबार के महत्वपूर्ण लेखक थे। तारीख़ फ़िरोज़ शाही, इन्होंने दोनों ने एक रचना लिखी तारीख़ फ़िरोज़ शाही। इसके अलावा सीरत फ़िरोज़ शाही की रचना की गई, परंतु इसकी रचना किसने की इसके बारे में हमें जानकारी नहीं। फ़िरोज़ ने हिंदुओं के ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे 1300 ग्रंथों में से कुछ का एजुद्दीन द्वारा दलाइल फ़िरोज़ शाही नाम से अनुवाद करा। ये ध्यान रखना, ज्वाला देवी मंदिर से जो लूटकर पुस्तकें लाई गई उनमें से कुछ का अनुवाद इसने कराया। किस नाम से? दलाइल फ़िरोज़ शाही। दलाइल फ़िरोज़ शाही आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ है। उसने जलघड़ी का आविष्कार किया। फ़िरोज़ के काल में ही खाने जहाँ तेलगानी का मकबरा बनाया, मकबरे का निर्माण हुआ। सुल्तान फ़िरोज़ तुगलक ने दिल्ली में कोटला फ़िरोज़ शाह दुर्ग का निर्माण कराया। अपने भाई जौना खां की स्मृति में जौनपुर नामक शहर बसाया। जौना खां कौन था? जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता था, तो उसकी स्मृति में जौनपुर नामक शहर को बसाया गया था। इसके अलावा फ़िरोज़ तुगलक की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ। फ़िरोज़ तुगलक ने मुद्रा व्यवस्था के अंतर्गत बड़ी संख्या में तांबे और चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए, जिसे संभवतः अद्दा मिस्र कहा जाता था। फ़िरोज़ तुगलक ने संस्कानी 6 जीतल के बराबर एक नया सिक्का चलाया। पहले 2 तरह के सिक्के चलते थे भाई, क्या क्या चलते थे? जीतल और टक्का। एक नया सिक्का सुल्तान के द्वारा चलाया गया, संस्गनी, जो 6 जीतल के बराबर होता था। उसने सिक्कों पर अपने नाम के साथ अपने पुत्र और उत्तराधिकारी फतेह खां का नाम भी अंकित करवाया। फ़िरोज़ ने अपने को खलीफा का नायब पुकारा। अपने आप को क्या कहता? खलीफा का नायब, और सिक्कों के ऊपर खलीफा का नाम भी उन्होंने लिखवाया। फ़िरोज़ तुगलक का शासनकाल कल्याणकारी निरंकुशता पर आधारित था। वो प्रथम सुल्तान था जिसने विजय तथा युद्धों की तुलना में अपने प्रजा की भौतिक उन्नति को श्रेष्ठ स्थान दिया, शासक के कर्तव्यों को विस्तृत किया और इस्लाम धर्म को राज्य का आधार बनाया। हेनरी एलियट और एल्फिस्टन नामक जो विद्वान थे, वो दिल्ली सल्तनत का अकबर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सल्तनत युग का अकबर, दिल्ली सल्तनत के काल का अकबर कहा जाता है। फ़िरोज़ तुगलक की सफलताओं का श्रेय उसके प्रधानमंत्री खान निज़ाम मकबूल, ये इसका प्रधानमंत्री था, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए, जिससे फ़िरोज़ तुगलक का शासनकाल अच्छा हो सका। परंतु फ़िरोज़ तुगलक के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण बात है कि भाई फ़िरोज़ तुगलक ने घूसखोरी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, चाहे जाने या अनजाने किसी भी तरह से, क्योंकि उन्होंने पदों का आपको पता देखा था कि सैनिक जो पद थे वो सैनिक पदों को उन्होंने वंशानुगत कर दिया था। तो सेना में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार के समय बढ़ गया था, प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ गया। सुल्तान फ़िरोज़ तुगलक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया। एक ऐसा उदाहरण मिलता है, अफीफ लिखता है अपनी रचना में, इनका दरबारी जो लेखक है अफीफ, वो लिखते हैं कि सुल्तान ने एक घुड़सवार को अपने खजाने से एक टंका दिया ताकि वह रिश्वत देकर अर्ज को अपने घोड़े पास करवाए। दीवान अर्ज जो सेना विभाग का प्रमुख होता था, तो वो घोड़ों को पास जब भी करता था सैनिक के घोड़े को पास, कि वो घोड़ा अच्छा हो, जबकि उनका घोड़ा अच्छा नहीं था, तो इसके लिए उनको खुद सुल्तान ने उसको रिश्वत दी कि मैं अपने घोड़े को तुम्हारी रिश्वत दे के पास करवा ले। फ़िरोज़ तुगलक के सल्तनत कालीन पहला शासक था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार कराया। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राज्य की जो आय थी, वो आय उन्होंने पूरी आय का पता लगवाया, और इस काम को किसने किया? हिसामुद्दीन ने। और एक जो आधुनिक काल में जैसे बजट बनता है ना, उसी तरह से उन्होंने बजट का निर्माण कराया, और वार्षिक आय जो थी ये निश्चित हुई 6 करोड़ 75 लाख टंका। फ़िरोज़ की मृत्यु, अंतिम दिन दुख भरे बीते। 1374 में उनके उत्तराधिकारी पुत्र फतेह खां की मौत हो गई। कुछ वर्ष के अंतराल के बाद 1387 में दूसरा पुत्र खानजहाँ भी मारा जाता है, जिसका सुल्तान पर गहरा आघात हुआ। आयु बढ़ने के साथ ही 80 वर्ष की आयु में फ़िरोज़ शाह तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 में हुई। फौज खास परिसर दिल्ली में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया, वहीं उनको दफन कर दिया। इसी के साथ हमारे आज का जो अध्ययन का विषय था फ़िरोज़ तुगलक, वो
समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम नए अध्ययन नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे।